नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं मुल्तान समेत सराइकी वसेब का जो आम है उसकी मार्केटिंग, उसकी एक्सपोर्ट और उसके वैल्यू एडिशन के हवाले से। सबसे पहले हम यहाँ पर लुत्फ़ाबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर आम यहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके प्रोसेस होता है, ताकि इसकी भी वजह पूछेंगे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो क्या चीज़ है, गर्म पानी से आम को क्यों गुजारा जाता है, उसके बाद यहाँ पर पैकिंग कैसे होती है, इसको एक्सपोर्ट यहाँ से, जहाँ मैं इस वक्त मुल्तान में खड़ा हूँ लुत्फ़ाबाद फार्म पे, यहाँ से दुनिया के कई ममालिक को आम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। बात करेंगे कि यहाँ जो आम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस ख़ित्ते से जो है वो मंगवाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध से आ रहा है, पंजाब से है, सराइकी वसेब से है, कहाँ से है, और फिर इसको प्रोसेस से गुजार कर, प्रोसेस करके फिर इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम को जो एक्सपोर्ट हो रहा है आम, उसको तुड़ाई कैसे की जाती है, उसका कैरेज कैसे किया जाता है प्लांट तक, प्लांट के अंदर उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, और वो बाहर फिर कैसे जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि बाहर की दुनिया में मुल्तान के आम की क्या मार्केट है, और उसके बाद जाकर बात करेंगे कि जो वैल्यू एडिशन है वो कितना ज़रूरी है मुल्तान के अंदर और आम के अंदर, और ख़ास तौर पर इसकी इस वक्त तक जो पल्प की सूरत हाल है वो क्या है। आमिर भाई प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है इसको देखते हैं, और आम की तुड़ाई से लेकर उसकी पैकिंग तक तमाम मामलात को देखते हैं। हम ये प्रोग्राम इसलिए भी कर रहे हैं कि जो लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपना आम और दूसरे फ्रूट्स, उनको किस किस तरह की कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आप जब आम की तुड़ाई के हवाले से सबसे पहले बात करें तो किस तरह की चेंजिंग, क्योंकि लोग जब आम तोड़ रहे होते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं, ज़ख्मी हो रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं, आप आम की तोड़ाई कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में आपको दिखाया है कि हार्वेस्टिंग हम बहुत केयरफुल करते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो सबसे मेन रूल है वो है हार्वेस्टिंग। जो बंदा हार्वेस्टिंग को समझता है, जितने उनके पास अच्छे वर्कर होते हैं, हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी में बंदा ज़्यादा मकदार में एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने दिखाया है कि हम कटर के साथ मैंगो को नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद फिर उसको हम डिसेप करते हैं। जैसे कि मैंने 4 पाई दिखाया है कि 4 पाई पर हमने उल्टा लटका दिया है। उसके बाद हमको उसको किस कर हमें बास्केट में डालते हैं, और बास्केट में मैंने आपको दिखाया, बास्केट में डालने के बाद कैसे हम उसको न ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ट्राली के ज़रिए, एंड जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम फार्म पे ले आते हैं। फार्म पे ले आने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, इधर ला के लड़के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो लड़कों से हम वो अनलोड करते हैं। अनलोड करने के बाद वो मैंने आपको स्टेप दिखाया कि फीडर यूनिट के साथ वो लगा देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस यूनिट में पहला स्टेप है वो फीडर यूनिट में जैसे अब हमारा वर्कर अवेलेबल होता है वो उसको नीचे गिराता है फीडर यूनिट पे। फर्स्ट स्टेप है जो प्रोसेस यूनिट का। उसके बाद सॉर्टर मशीन है। सॉर्टर मशीन का मतलब ये है कि पहले हम कोशिश करते हैं केयरफुल इसकी हार्वेस्टिंग करवाएं। हार्वेस्टिंग कराने का मकसद ये कि हम ऐसा ही मैंगो की हार्वेस्टिंग करवाएं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। खुदा न खास्ता ऐसा भी आ जाता है, हार्वेस्टिंग मैंगो आ जाता है कि जिसके ऊपर वो थोड़ा सा दाग होता है या किसी वजह से डैमेज होता है। फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उसकी सॉर्टिंग करते हैं वहाँ पे फील्ड में। उसके बाद जो अगर खुदा न खासा 2, 10, 5 दाने ऐसे पीस होते हैं जो इधर आ जाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के अंदर, फिर हम उस फीडर यूनिट के बाद सॉर्टर यूनिट का 2 हमारे मशीन के ज़रिए ना, मशीन के ऊपर ना 2 हमारे लड़के होते हैं लेफ़्ट और राइट, जो मैंगो के ऊपर जो उसका होता है ना को जो डैमेज शुदा आम है वो उठा लेते हैं। अच्छा। ताकि जितना भी हमारा माल इधर आए, हमने अनलोड किया है या फार्म पे लेके उसको मुकम्मल प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद हमारी सॉर्टर कम निकले। सॉर्टर यूनिट के बाद वाशर यूनिट है। जो वाशर का मतलब ये कि जो आम आ रहा है उसमें से चुन लेना, उठा लेना, मतलब उठा लेंगे जो भी हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है वो उठा लेंगे। उसके बाद वाशर यूनिट है। वाशर यूनिट से वो निकलेगा आगे हार्ड वाटर ट्रीटमेंट। मुख्तलिफ हर कंट्री की अपनी यानी कि रिक्वायरमेंट है। कैसे हम यूरोप के लिए हम करते हैं 48.5 टेम्परेचर होता है, उसके बाद 1 घंटा पूरा प्रोसेस करते हैं, गर्म पानी के अंदर रहता है। और ईरान के लिए हम करते हैं तो ईरान के लिए 75 मिनट है और 46.5 है, यानी कि उसके टेम्परेचर है। 1 घंटे के बाद जो उसके बाद फिंगर कन्वेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया है, फिंगर कन्वेयर आपने देखी है। फिंगर कन्वेयर वो मैंगो मुकम्मल शिफ्ट करते हैं फोम ड्रायर पर। फोम ड्रायर का मकसद है कि जितना उसको मैंगो जो है उसको जितना पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाएगा। फोम ड्रायर कर आगे हमने दिखाया है कि फंजीसाइड स्प्रे हमारे पास करते हैं। एनीवन पे जो चीज़ हम अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है, हम अपनी शिपमेंट करना चाहते हैं, बारिश के बाद स्पॉट्स वगैरह खतरे से हम मैंगो को बचाने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी पे ही लाने के लिए हम उसको एहतियातन जो है ना वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। आगे हमने दिखाया आपको कोई ड्रायर है हमारे पास, जितना मैंगो गुजर के गया है वो गुजरने के बाद मुकम्मल ड्रायर हो जाएगा। फिर मैंने आपको दिखाया है कि उसकी मुकम्मल एक सैदर मशीन। ये सारा सिलसिला जो है वो हम अभी देख भी रहे हैं और हमारे नाज़रीन साथ में इसको फुटेज में भी देख रहे हैं कि ये फिर वहाँ से खुश्क होने का अमल भी साथ साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल साथ शुरू हो जाता है ना। खुश्क होगा, खुश्क होने के बाद पहले अगर हमें कोई जल्दी नहीं है
हमने अपने इजी टाइम में करना है तो मैनुअल तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। मतलब मसलन कि भाई जी उसका फॉर एग्जांपल के तौर पर 200 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, मैनुअल तरीके से हम उसकी सेटिंग करते हैं। खुदा न खासा कि हमें जल्दी है, हमने कोई शिपमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें 24 घंटे में हमने डिलीवरी देनी है, तो फिर हम उसको मशीनरी का इस्तेमाल कर, जैसे हमने दिखाया सैजर मशीन का। सैजर मशीन आपने देखी है, उसके अंदर ये होता है कि वो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसके ऊपर सेट करते हैं। लैपटॉप होता है, लैपटॉप के जरिए हम सेलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो उसका है 200 ग्राम डिगेगा, जो उसका आगे वाला है वो 250, 300, 400, 500 ग्राम जो हम सेलेक्ट करेंगे अपना लैपटॉप के ऊपर, सैजर मशीन के ऊपर, वही उसके अंदर रहेगा, बाकी मशीन उसको आउट कर देगी। सही। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि पैकिंग हम कितने केयरफुल करते हैं। पैकिंग के दौरान भी हम इसकी सोल्डरिंग करते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम है कि पाकिस्तान के एम्बो की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है और हर कंट्री में इसकी बहुत अच्छी चाहत है। हर कंट्री में अच्छी ही लाइक लोग करते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है, और ये मेजर साहब ने बाकायदा तौर पे जो टीम अलर्ट की हुई है, जो उन्होंने ये तरबियत दी है, वो कहते हैं कि बेटा जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी करनी है आपने, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब है 100% अच्छी क्वालिटी का मैंगो पैक करना है, ताकि जो है ना हमारे फार्म का नाम रोशन हो और हमारे पाकिस्तान कंट्री का नाम रोशन हो। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये तो हमने एक्सपोर्ट के हवाले से बात की, जो हमारा बागबान जिसके बाग हैं वो जो यहाँ पर लोकल भी मार्केट कर रहा है या जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा वो मिडिल ईस्ट तक, दुबई तक और इन ममालिक में भेज रहा है, तो ख़ास तौर पर लेबर को कितना ज़रूरी है कि उसकी पहले बंदा तरबियत करे, उसकी पहले आगाही करे, लेबर को पता हो कि मालिक का नुकसान किस चीज़ में है और किस चीज़ में नफ़ा है। देखिए, मैं आपको एक क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि हर एक्सपोर्ट क्वालिटी हो या लोकल मार्केट हो, अगर कोई ज़िम्मेदार काश्तकार अच्छा ज़रा मुबादला अपने बाग से कमाना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है तरबियत याफ्ता एक टीम होनी चाहिए। उसकी हार्वेस्टिंग में बहुत केयरफुल करनी चाहिए। जितनी वो केयरफुल करेंगे उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी भी हो सकती है। लोकल मार्केट में जितनी भी आप सेल करोगे, जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, उतना ज़्यादा ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक वर्कर है जो ऐसे ही जो तुड़ाई करता है, वो मैंगो नीचे गिरेगा, डैमेज होगा, उसको वो यानी कि डैमेज होगा, तो उसके बाद जो लोकल मार्केट में जाएगा वो उसकी अच्छी डिमांड नहीं आएगी, ना ही अच्छी कीमत वो आप हासिल कर सकता है। जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग करेगा, जितनी अच्छी पैकिंग करेगा, जितने उसके पास ट्रांसपोर्ट के या उसके कॉन्टैक्ट ज़्यादा एक्सपोर्टर के साथ, उतना ही वो काश्त का ज़िम्मेदार अच्छे पैसे कमा सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस हवाले से लेबर की जो है आगाही वो ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब हम इसका प्रोसेस कर रहे होते हैं और इसको तोड़ रहे होते हैं उस वक्त इसको डैमेज होने से भी बचाना है। देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आपने देखा है कि कांडू हमारे पास होते हैं या हमारे पास कटने होती हैं, किस तरह हम उसको आहिस्तगी से ले आते हैं नीचे, ताकि उन्हें हर तरह से बचाया जा सके मैंगो को। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, मैं साथ ये भी पूछूंगा कि आप यहाँ पर जो इस फार्म को ओवरऑल देख रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि बेहतर मैनेजमेंट से प्रॉफिट का रेशो कितना बढ़ाया जा सकता है? मैं आपको जो मेरी एक थिंक है, जब मैं अपने मेंटली तौर पर ये आपको बता सकता हूँ कि जितना भी आप मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, जितनी अच्छी होगी उतने ही आप अपने मालिक को अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। और जितने आपके पास वर्कर ऐसे काम करते हैं, अगर वो तरबियत याफ्ता हैं या अगर नहीं भी हैं, तो आप उनको 1, 2, 3 दिन के अंदर आप ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जब आपके वर्कर्स टीम मुकम्मल ट्रेन हो जाएगी तो आपको हर तरह से ही सेफ्टी मिलेगी और ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाने के चांस मिलेंगे आपको। ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाने के चांस मिलेंगे। जैसे आमिर भाई बात कर रहे हैं, ये हमने एक थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो उसको देखा कि ख़ास तौर पर लेबर, इसकी आम की तोड़ाई और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कैसे एहतियात से करनी है, पूरा इन्होंने प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया है कि आम की तोड़ाई से लेकर किस तरह एहतियात से जो है वो इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ाई से लेकर इसकी पैकिंग तक, इसको भेजने तक किन किन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के हवाले से जो पायनियर हैं, जिन्होंने ये काम का आगाज़ किया, उनका नफ़ा नुकसान और तजर्बा कैसा रहा, उनसे बात करेंगे मेजर तारिक खान साहब से। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम आम की एक्सपोर्ट और उसकी वैल्यूडेशन के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड तारिक खान साहब।
आपने यहाँ मुल्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने बुनियादी काम जो है वो यहाँ से शुरू किया एक्सपोर्ट के हवाले से। पहला तजर्बा कैसा रहा, फिर ब्रेक आया, फिर दोबारा से इन्होंने नए सिरे से शुरू किया। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कब से काम शुरू किया एक्सपोर्ट का? 2007 से शुरू है जी। पहले हम सीख रहे थे, थोड़ा कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा काम है और क्वाइट सेटिस्फाइड। तो कैसा तजर्बा कैसा जा रहा है आम की एक्सपोर्ट का? देखें जी, ये सुन्नत रसूल है, आप बिज़नेस करें, तिजारत करें। हमने वी आर ऑलरेडी ग्रोअर्स, हमारे पास फार्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंसेस्ट्रल बुज़ुर्गों के दिए हुए फार्म्स हैं। हमने उसकी मैनेजमेंट को थोड़ा सा बदली किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बनाई। उसके बाद जिस जगह मौजूद है, ये मेरा ओढ़ना बिछोना है, इसी को हम 4 महीने चलाते हैं और इसी से पूरी दुनिया में हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यूरोप की कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसमें हमारा मैंगो पाकिस्तान का ना जा रहा और हम ना जा रहे हो। कितने ममालिक में अंदाज़ा क्या है जा रहा है? 40 से 45 ममालिक हैं। आपके जो 27 कंट्री EU में हैं उसमें से हम 20 को अब कर रहे हैं। अच्छा। यूनाइटेड किंगडम को कर रहे हैं, अमेरिका को कर रहे हैं, टर्की में कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एथेंस में किया है। अच्छा। हाँ जी, ये इसमें ग्रीस में, और हम यूक्रेन और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में कर रहे हैं। 45 से ज़्यादा ममालिक हैं। मैं आपको ये यहाँ पर बता दूँ कि जहाँ हम खड़े हैं ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ये हॉल है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। खान साहब को भी पसीना आ रहा है और मुझे भी पसीना आ रहा है। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, जब कंसाइनमेंट पहले शुरू में जा रही थी, मुझे याद है कुछ कंसाइनमेंट वापस भी आई थी। फ्रूट फ्लाई एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए फल की एक्सपोर्ट के हवाले से। कैसा इसने शुरू में कोई लॉस किया और फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखें, फ्रूट फ्लाई पाकिस्तान इंडिया के इन्वायरमेंट और फील्ड्स में मौजूद है, एग्रीकल्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं। तो ये यूरोप में नहीं है, इसी तरह अमेरिका में नहीं है। तो वो अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले मुल्क हैं, समझदार लोग हैं। तो ये आपके सामने है मशीन, जिसके सामने हम खड़े हैं, इस पे हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं 60 मिनट्स के लिए 48 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें सारे मैगेट्स और लार्वा और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो कोई भी फ्रूट फ्लाई अगर बाहर जा रही होती है हमारे आम के ज़रिए से, तो वो प्रॉपर उनके बॉर्डर क्रॉसिंग का एक तरीका है और कंसाइनमेंट्स वहाँ पे चेक होती हैं। सही। तो मेरा नहीं ख्याल है इस ट्रीटमेंट के बाद उन्हें कोई ऑब्जेक्शन आई है। पिछले 4 साल 5 साल से हम कर रहे हैं और इसी ट्रीटमेंट से एक हमें फ़ायदा ये भी हुआ कि आम बहुत शाइनी, बहुत खूबसूरत बना है और डेवलपमेंट हुई है। तो दिस इज़ गुड कि आप दुनिया में एक अच्छे फेस के साथ जा रहे हैं, आप कोई फ्रूट फ्लाई या बीमारियों के साथ नहीं जा रहे। पाकिस्तान का आम पसंद किया जा रहा है बाहर? हाँ बिल्कुल किया जाता है, मगर इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत कमी है। इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे होनी चाहिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। अब रेडी टू ईट मैंगो जब हम तैयार करते हैं 3 से 5 दिन में हमें वो बेचना होता है बाहर की मार्केटों में। और इसी तरह समंदरी जहाज़ अब सी कंटेनर से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके पास 2 वैरायटीज़ हैं, एक वाइट चौंसा है और एक सिंदड़ी है। तो और वैरायटीज़ आनी चाहिए। इस पे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारों ने पिछले 30-40 साल में मेरा नहीं ख्याल है कोई काम किया है। अच्छा खान साहब ये फरमाइएगा कि आपने जब ये काम शुरू किया तो आप अकेले ही कर रहे हैं या अगर हम बात करें कि कोई एसोसिएशन, कोई आपने कुछ यहाँ के लोकल जो बागबान हैं उनको साथ मिलाया, सिर्फ आपका आम जा रहा है या बाकी लोग भी यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, इंडिविजुअली तो हर फैमिली और हर ख़ानदान और हर इंडिविजुअल अपनी कोशिश में जारी रहता है, क्योंकि हम मैंगो सेक्टर को, मुल्तान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट मुल्तान मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन। तो ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। वी आर हमने 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हमारे दोस्त भी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मॉडल तो यही पहले एग्जिस्ट किया और इसी को देख के सब अब मेरे ख्याल में सोच में बहुत फ़र्क है, माइंडसेट चेंज है और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। जो हमारे तक कोशिश होती है वो हम उनको शामिल करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उनमें शामिल होते हैं। तो कंसोर्शियम हमने बनाई हुई है, ग्रुप प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोअर्स ग्रुप, जिसे PMG का नाम दिया हुआ है। इसमें भी हमारे पास 8 से 10 फार्मर्स हैं, 10 अच्छे फार्मर हैं, वेरी प्रोग्रेसिव, और उनका फ्रूट हम ले रहे हैं। अच्छा। और उनके फ्रूट में हमने उनको सर्टिफिकेशन भी करानी पड़ती है, वो भी दैट वी विल डू। और इसी तरह सिंध में भी इसी तरह का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो हम एक दूसरे को डवटेल करते हैं। इनिशियली जून में हमारी जो सिस्टर कंसर्न है
SMG महमूद शाह साहब वो सिंध से कर रहे होते हैं, फिर जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है सीज़न तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसका फ़ायदा हुआ है, हमें नुकसान नहीं हुआ, इसकी सिनर्जीज़ बढ़ गई हैं, वॉल्यूम हमारे बढ़ गए हैं, इनटेक बाहर बहुत बढ़ गई है और हम कोलैबोरेशन से मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एक मिसाल आपको मैं दूं कि अगर यहाँ पे बहुत सारा फ्रूट पैदा हो रहा है तो एक ग्रेड एक्सपोर्ट हो रहा होगा टेबल फ्रूट, तो ग्रेड 2 जो है वो मंडियों में मार खा रहा होता है। तो उसका तरीका, आज मेरे पास नेस्ले की हायर मैनेजमेंट थी, थोड़ी देर पहले आपसे भी उनकी मुलाकात हुई, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पे पल्प के कारखाने पे बहुत सारा माल हमारे ग्रोअर्स से, हमारे फार्मर से ख़रीद रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। तो ये एक एडेड हेल्प है, यही वो वैल्यू एडिशन है जिसका आपने जिक्र किया है। इसी तरह पल्प के कारखाने और लगने चाहिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ अगर आएंगी और काम करेंगी तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट तो ट्रांसफॉर्म होना है नीचे ग्रास रूट लेवल पे, और ग्रास रूट पे हम बैठे हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हमारा मुल्तान माशाल्लाह आमों से भरा हुआ है, तो दुनिया के अंदर जहाँ 45 ममालिक में आप जा रहे हैं, जितनी डिमांड है क्या हम वो पूरी कर पा रहे हैं, और क्या हम इस डिमांड को, हमारी हुकूमत इस डिमांड को बढ़ाने में और इसको मज़ीद बेहतर करने में क्या आप लोगों के साथ कोई सपोर्टिव रोल अदा करती दिखाई देती है? देखें, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है जो लैक कर रहा है। ये गवर्नमेंट का के इदारे हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इन लोगों की तवज्जो दरकार है। हम ऑफ एंड ऑन इनको गुजारिशात अपनी भेजते रहते हैं। बहुत से एक्सपोर्ट के अंदर ऐसे मदाखिल हैं जिनमें मुश्किलात का शिकार है ये इंडस्ट्री। इसमें हमें नई मार्केट्स चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद इनको मार्केट्स हमें देनी चाहिए। और मदाखिल जितने भी हैं जिसमें एयर फ्रेट आता है वो PIA को हमें हेल्पिंग हैंड पे आना चाहिए। नेशनल कैरियर है और उसके चार्जेस हमारी एमरेट से भी ज़्यादा होते हैं या दूसरी एयरलाइंस जो कर रही हैं। जब नेशनल कैरियर ही आपको दुख और तकलीफ़ दे देगा एयर फ्रेट रेट्स में, तो हम गिला नहीं कर सकते दूसरी एयरलाइंस को कि जी आपके रेट्स क्यों आई हैं। अच्छा। और इसके अलावा भी एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है, इस गवर्नमेंट का विजन है, और इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 12 कह चुके हैं इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। तो क्या उस तरफ जाया जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल है, टाइम लगेगा। ये करप्शन के पीछे तो ज़रूर लगे हुए हैं, उसको यो बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर ज़रूर काम होना चाहिए। मगर आपकी मैंगो की एक्सपोर्ट ऐसी एक्सपोर्ट है जो सीजनल है, ये तो 4 महीने की एक्सपोर्ट है, इसको डबल कर लो, एक ही साल में हो सकती है मदाखिल के अच्छा डिक्रीज खान करने। साहब, कितना आम आप लोग ख़ास तौर पर सिंध के एक यूनिट की बात की, मुल्तान के जो यूनिट्स की बात की, कितना आम अभी बाहर जा रहा है और कितनी गुंजाइश मौजूद है? 1 लाख टन से नीचे आम हमेशा बाहर जाता है। 1 लाख टन हमारी प्रोडक्शन 1.7 मिलियन टन है, मतलब 17 लाख टन आपकी प्रोडक्शन है। आप 1 लाख टन से नीचे आप 2-3% की एक्सपोर्ट करते हैं, ये मिनिमल है। ये कोई एक्सपोर्ट नहीं है इतनी। आपकी कम से कम भी 10-12% एक्सपोर्ट हो तो फिर आप अच्छा रेवेन्यू मुल्क के लिए ला सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम जहाँ भी बात करें तो उसमें सारा मामला मदाखिल का है, सारा मामला एयर फ्रेट और प्रोसेसिंग का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपकी ज़्यादा होगी, आप हमारे पड़ोस में इंडिया है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वहाँ से भी वही एयरलाइंस उड़ रही हैं जो हमारे साथ उड़ रही हैं, वहाँ भी वही प्रोसेसेस हैं। मगर तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कहीं जो एक्सपोर्टर हैं उनको? देखें, इंडिया का तो फार्मर को इतनी सपोर्ट कर रही है, उसकी बिजली, उसका एग्रीकल्चर, उसकी पानी सारा फ्री है। उसके बाद $52 बिलियन की इंडिया ने एग्रीकल्चर को सब्सिडी लास्ट ईयर। आप हमें बताएं कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं? हम तो 8th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मोहताज हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मुझे नहीं पता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इसको फेडरल गवर्नमेंट सीरियसली ले, मिनिस्ट्री ले, और उसके अंदर बड़े ब्रेन्स बैठे हुए हैं। सर, मुल्तान के अंदर आम के 2 बड़े इदारे हैं आम की रिसर्च के हवाले से, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, और शुजाबाद में भी और मुल्तान में भी। तो ये 2 वैरायटियाँ जैसे आपने पहले बात की कि वो चली आ रही हैं और यही जा रही हैं, क्या इन इदारों ने कोई काम किया है? मैं किसी पे कमेंट करने की बजाय मैं समझता हूँ प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के इदारों ने जितना 30-40 साल में पीछे काम किया, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, इन्होंने तबाही की है कॉटन की। आप देख सकते हैं हम कॉटन के अंदर कहाँ पे एक्सपोर्ट्स में थे और कहाँ पे आके रह गए। इन्होंने यही काम आम के साथ है। रिसर्च
और डेवलपमेंट के अंदर नई कल्टीवार्स, नई वैरायटीज़ इन्होंने पैदा नहीं की। मैं इसको इतना ही कहूँगा कि ये सिटिंग एलिफेंट्स हैं। फिरोजाबाद रिसर्च स्टेशन ऐसे बड़ा पुराना 47 से कायम है, मेरे ख्याल में उसको करना चाहिए था। तो पूरा फॉर्म ही हाईजैक हुआ है। आई कैंट से मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं मुल्तान में, और वहाँ उसको लीड भी एक डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। तो मतलब है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नज़र आ रही है तो इंस्टीट्यूट में नज़र आ रही है, जहाँ रिसर्च को काम करना चाहिए था। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा वो उन्होंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का गर्मी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर यहाँ अगर हम बात करें तो मैं भी पसीने से शराबूर हूँ और खान साहब भी पसीनों पसीने हैं। यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम का भी पूरा यही हाल है, पसीने में है, लेकिन हम इस वक्त इसके बाद हम चलेंगे जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है मुल्तान के अंदर, वो मैंगो पल्प के हवाले से क्या काम कर रहा है, कितने ग्रेड का पल्प जो है वो तैयार हो रहा है। और ख़ान साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब भी इन्हें ज़हमत दी है, इन्होंने हमें वेलकम किया है, हमारी टीम को। और ये जो पूरा सेटअप है ये यहाँ के न सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है वो कर रहा है कि मुल्तान का, पाकिस्तान का आम दुनिया के 45 ममालिक में ट्रैवल कर रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों के टेबल, लोगों के घरों तक जो है 45 ममालिक में पहुँच रहा है। लेकिन हुकूमत को जो है वो इसको आगे लेकर जाना है, सपोर्टिव रोल अदा करना है, इनके साथ खड़े होना है कि आपको कहाँ पर मसाइल हैं, हम वो मसाइल हल करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट मुल्तान में, जिसको आम तौर में मैंगो पल्प प्लांट जो है वो भी कहा जाता है। आम के पल्प के लिए जो प्रोसेस है वो हो रहा है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना आम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वैल्यू एडिशन की भी बात करेंगे। जैसे इससे पहले हमने बात की मार्केटिंग मैकेनिज़्म के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है मुल्तान का आम, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब, सराइकी व सेब का आम, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ जो लैकिंग कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। बासित शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्लांट मैनेजर हैं, तमाम चीज़ों को डील करते हैं। बासित भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फरमाइएगा कहाँ कहाँ का आम पहुँचना शुरू हो चुका है। ये हमारे पास तकरीबन जो है ना आम हम वैसे स्टार्टअप तो हम सिंध से करते हैं। सिंध से आम जब होता है तो उसके बाद ग्रेजुअली जो है ना, जब सिंध से ख़त्म होने के बाद रहीम यार खां है, रहीम यार खां के बाद मुल्तान का स्टार्ट होता है। अभी हमारे पास 64 चल रहा है और ये मुल्तान का मैंगो है। ये खुला आम हमारे पास आता है और हम यहाँ अनलोड करते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसेसर उसको पैक करता है, उसको पकाता है। पकने के बाद वो हमें कहता है कि जब पक जाता है तो हम कन्वेयर पे फेंक देते हैं। कन्वेयर पे लाने के बाद जो है ना, ये इसकी क्वालिटी पैरामीटर से गुजर के गुजरने के बाद ये प्रोसेस होने के बाद, एसेप्टिक पैकिंग होने के बाद जो है ना, ये फिर रिफ़र के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने फ़ीसद जो बड़े काश्तकार हैं मैंगो के, वो आपको यहाँ भेज रहे हैं, कितने फ़ीसद छोटे काश्तकार भेज रहे होंगे, और जो व्यापारी हजरात हैं वो कितना भेज रहे हैं आपको? इसमें व्यापारी हजरात तो बहुत ही उनका मिनिमम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे फार्मर आते हैं। अब नेस्ले ने जो है ना अपना एक सेटअप शुरू किया है, उन्होंने फार्मरों के कोड बनाए हुए हैं और फार्मर यहाँ पे डायरेक्टली माल देते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर 90% माल जो है ना वो फार्मर का आ रहा है। फार्मर का। तो ये फार्मर को आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस क्वालिटी का जो आम है, किस कैटेगरी का आम जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं? फार्मर का आम जो है ना वो सारा आम ही, क्योंकि उसको जो प्राइस मिल रही है बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है फार्मर को। और फार्मर अपना समूदा, जिसको हम मुकम्मल पौधा कहते हैं, वो मुकम्मल पौधा तोड़ के ही यहाँ पे फेंक रहा है। अच्छा। और उसको बड़ी अच्छी प्राइस मिल रही है। मंडी में जो है ना वो तकरीबन अभी उसको 1100 से रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर वो 1450 से 1500 रुपये में सिर्फ जो है ना उसका सिर्फ कटाई का खर्चा है, लोड करके खुला माल यहाँ पे फेंक देता है। अच्छा। और उसका सिर्फ यही खर्चा है, वरना अगर अच्छा वहाँ से वो कच्चा आम भेज रहा है, वहाँ से कच्चा आम भेज, ठीक है, तो उसको फिर पकाने के लिए जो प्रोसेस है जो पाल का, वो कौन कर रहा है? यहाँ पे स्मग कंपनी है, फार्मर है,
वो फार्मर खुद ही उसके टापे वगैरह उसने रखे हुए हैं, वो अनलोड करता है, उसकी पकाई करता है, और पकाई करने के बाद जो है ना वो कन्वेयर पे फेंकने के बाद जो है ना हम उसकी छांटी करते हैं, कच्चा और गला हुआ निकाल लेते हैं और उसको वॉश किया जाता है, धुलाया जाता है, फिर ब्रश वॉशिंग होती है, उसकी जो चिपकी हुई कंटेमिनेशन होती है वो धुल जाती है, उसके बाद उसकी गुठली और छिलका निकाला जाता है, उसको फिर हीट किया जाता है, हीट करने के बाद जो है ना उसको कूल किया जाता है, कूल करने के बाद उसको फिर हम पैक किया जाता है। अच्छा शाह साहब ये भी बताइएगा, अब जैसे ये आम आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ आम जो है वो थोड़ा सा डैमेज है, कुछ ख़राब है, और ये फिर ये जो आगे स्टाफ बैठा है ये इसको देख रहा है। हमारी 3 जगह पे सार्टिंग हो रही है। एक स्टाफ आपको ये बाहर नज़र आ रहा है, ये छांटी कर रहा है, ये अगर छोटा सा भी दाग होगा ये बाहर निकाल के फेंक देगा, वो क्रशिंग में नहीं जाएगा। जो कच्चा आम होगा वो भी क्रशिंग में नहीं जाएगा। आगे सेकंड सॉर्टिंग है, फिर थर्ड सेटिंग है। अगर आप हम क्रशिंग से पहले जो है ना हमारा CCP है, वहाँ पे एलिवेटर है, एलिवेटर पे आप देखेंगे कि आपको एक दागी माल या कच्चा आम नज़र नहीं आएगा, जो उसके बाद जो है ना छांटी, जिसके बाद छांटी नहीं हो सकती है। अच्छा, उसके बाद छांटी, तो यहीं से ही उसका जो है वो सॉर्टिंग हो जाती है। तो क्या जब माल काश्तकार आकर दे रहा होता है तो उस वक्त भी इसको चेक किया जा रहा होता है कि किस लेवल का है, कैसा है, A कैटेगरी है, B है, या गंद उठा के फेंक गया है? नहीं, काश्तकार का ए कैटेगरी जो छोटा आम होगा उसकी भी पल्प का कलर, जो छोटा आम होगा उसकी भी पल्प का कलर, टेक्सचर, फ्लेवर वही होगा। जो बड़ा आम होगा वो एक पौधे पे छोटा आम भी होगा, बड़ा आम भी होगा। लेकिन फार्मर जो हमें भेज रहा है वो अगर छोटा आम भेज रहा है तो उसमें उसकी क्वालिटी, पल्प की क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैसे आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल पका हुआ है और ये जा रहा है, ये कच्चा है। वैसे इसको देखें, ये थोड़ा सा पका हुआ है, तो क्या इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो टेस्ट होगा फिर पल्प का, उसके अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा? जो ये आपने एक उठाया हुआ है जिसका कलर बना हुआ है, हाँ। एक का सब्ज है, लेकिन आम दोनों पके हुए हैं। अच्छा। पल्प दोनों की तैयार है। अच्छा। लेकिन कच्चा आम वो होगा जो हार्ड है। अब ये आप लगाएंगे ये हार्ड है, ये आप लगेगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये नरम है। अच्छा, ये पका हुआ है, इसकी पल्प और इसकी पल्प एक ही जैसी होनी है। लेकिन ये जो कच्चा है इसकी पल्प, इसका टेक्सचर जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। अच्छा, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर ये जो गला हुआ नहीं है लेकिन कच्चा है, ये कहाँ जाएगा फिर? ये कच्चा, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और वापस री-राइप हो जाएगा। अच्छा, ये फिर इसको पाल शाल दिया जाएगा। फिर दोबारा जो है ना जब पकने के बाद ये दोबारा फिर कन्वेयर पे आ जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसको वैल्यू एडिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर पल्प बन रहा है उसकी पैकिंग कितनी हो रही है? आम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर लेकर अपनी कोई चीज़ें बनाएं, या यहाँ पर कुछ चीज़ें बन रही हैं? देखिए, एक आम फार्मर अगर हमारे पास आया कि मैंने पल्प बनानी है, वो पल्प तो बना लेगा, लेकिन यहाँ पे एक मार्केट है। अगर पल्प बेचने के लिए उसको फिर मार्केट करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर वो मार्केट नहीं है तो फिर उसकी पल्प जो है ना 2 साल की शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन यहाँ पे जब प्रोसेसर मौजूद है, जब यहाँ पे माल छोटे से छोटा रिक्शे वाला भी आ रहा है उसका भी आम खरीदा जा रहा है, बड़े से बड़े मजदे वाला आ रहा है उसका भी आम खरीदा रहा है। अगर कोई 10 मन आम भी लेके आ रहा है वो भी यहाँ पे प्रोसेसर बैठा हुआ है, वो उसको वही पेमेंट कर रहा है जो 200 मन या 600 मन हमें यहाँ पे जो है ना प्रोसेसर को दे रहा है। अच्छा, उसको भी वही प्राइस मेरे दी है और 10 मन वाले को भी वही प्राइस मेरे दी है। वही प्राइस, चाहे कोई अपना रिक्शे के ऊपर भी आम लेकर आ रहा है तो उसको भी वही प्रोसेस, वही प्राइस जो है वो मिल उसको रही वही है। प्राइस, उसका वही, उसके साथ भी वही कैटेगरी जाता है जो 600 मन वाले के साथ। अच्छा, आप कहीं ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जो कंपनीज बैठी हैं आपके पास, जो बायर बैठे हैं, क्या आप उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं वो मोनोपोली करके काश्तकारों को कहीं वो मतलब उनको रेट कम तो नहीं दे रहे हैं? देखिए, अभी जो रेट निकला हुआ है वो 1450 निकला हुआ है। अच्छा, आपको पहले भी बताया है कि मंडी का रेट जो है ना, वो मंडी में जो फार्मर जो है ना, जो अपना पेटी के ज़रिए, कमीशन के ज़रिए 400 रुपये मन, 450 रुपये मन उसको पड़ जाता है पेटी, और उसका रद्दी वगैरह का खर्चा, कील का खर्चा, फिर साथ कमीशन अलहदा है आड़ती का। लेकिन यहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें बग़ैर कमीशन के और उसी समुद्र के ऊपर कैश पेमेंट हो रही है। अच्छा, इसी के ऊपर कैश पेमेंट जो है वो हो रही है। और जैसे बासित भाई बात कर रहे हैं, ये बड़ा बेनिफिशियल है इस हवाले से कि जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर अपना आम ले आते हैं और मंडी से भी अच्छे रेट पर वो इनको यहाँ पर इसको ख़रीदा जाता है, यहाँ पर उसकी सॉर्टिंग होती है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये पूरा एक प्रोसेस है, वहाँ से ट्रकों से, ट्रालियों से, रिक्शों से उतर रहा है, उसके बाद ख़ास तौर पर वो जो पॉल में डाला जाता है, जब पक जाता है तो फिर यहाँ पर ये पूरा सेटअप यहाँ से इसको लेकर आगे ये सॉर्टिंग होती है कि जो कच्चा आम है इस तरह का
आगे जाकर ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, जो गला हुआ आम है, जो इसके अंदर कुछ और कंटेमिनेशन की चीज़ें हैं, वो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। आखिर में बासित भाई ये पूछना चाहूँगा कि ये आपके पास जितना आम आ रहा है, आपकी कैपेसिटी उतनी है इसकी कि और भी इसके अंदर इजाफा होना चाहिए? असल में हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास 12,000 टन का ऑर्डर है तो मेरे पास कैपेसिटी प्लांट की 4600 टन है। अच्छा, 4,500 से 5,000 टन में बना सकता हूँ। हमने कोशिश की है कितने अरसे में? ये जो मैंगो का सीज़न है, ये तकरीबन साल के अंदर ही कैपेसिटी जो है ना, जो मैंगो का है वो 2.5 माह का सीज़न होता है। ठीक है। इसके बाद तो मैंगो की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो ये 2.5 माह के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना तकरीबन 3,3500 टन 4,000 तक कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास डिमांड 12 से 13,000 टन है। अच्छा। इसके लिए एक और प्लांट की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का माल जो है ना हम सारा तो कंज्यूम नहीं कर सकते। सही है। जितना भी हमारे इलाके का सारा माल है, हम उसका तकरीबन 20% जो है ना 20 से 25% इस्तेमाल करते हैं। अभी भी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है और प्लांट की ज़रूरत है, और जितने भी प्लांट हैं डिमांड भी है और मैंगो फ्रूट भी मौजूद है, लेकिन अभी जो है ना इसमें गैप है और इसको ज़्यादा किया जा सकता है, और उसका ऑप्शन मौजूद है। उसका ऑप्शन मौजूद है। जैसे बासित भाई बात कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट मुल्तान मैंगो पल्प प्लांट के ऊपर, और यहाँ पर आम जो है वो मुल्तान का, सरायकी वसेब का, सिंध से भी आम जो है वो यहाँ पर आता है। अभी चलेंगे मोहित भाई जो इसकी मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना आम आ रहा है, कितना पल्प जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग मैकेनिज़्म, इसको ख़ास तौर पर वैल्यू एडिशन दुनिया के अंदर क्या हो रही है, आम के पल्प से क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान में क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो नहीं हो रहा, बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, एक तो हमने बात की थी, पहले 2 पोर्शन थे उसमें आम की एक्सपोर्ट के हवाले से, उसके बाद हम मैंगो पल्प प्लांट मुल्तान में आए और पूरा जो प्रोसेस है उसको आपको दिखाया। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर पल्प तैयार होकर इसकी पैकिंग हो रही है। अब्दुल मुईद भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं यहाँ पर। मुईद भाई बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कैसा चल रहा है इस दफ़ा का सीज़न? इस दफ़ा सीज़न हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, और इस वक्त जो है तकरीबन हम चौसा की क्रशिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और जो हमारा इस साल का टारगेट है वैल्यू एडिशन का चौसा को क्रश करने का, वो ऑलमोस्ट 1 लाख मन का है। अच्छा मोहित भाई, जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी एडिशन हो रही है? देखिए जी, वैल्यू एडिशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो की शेल्फ लाइफ 7 डेज़ की है। अगर हम पल्प की बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की है। सही। तो देखें कि वैल्यू एडिशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अच्छा ये बताइएगा कि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी फिरे हैं, तो इस पल्प के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं दुनिया में? पल्प के साथ मैंगो जूसेस बनाए जा रहे हैं, हाँ, मैंगो जैम एंड मैंगो स्कैश, मैंगो का मिल्क शेक, मैंगो आइसक्रीम, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल ऐसे है। मतलब इसका साबुन भी बनाया जा रहा है, इसके चिप्स भी बनाए जा रहे हैं, इसकी क्रीमें भी बनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है मैंगो की वैल्यू? पाकिस्तान के अंदर अभी हम बहुत पीछे हैं। हम सिर्फ जूसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैंगो उसके अंदर आलमोस्ट यू कैन से के मैंगो जैम में। अच्छा, बाकी अभी तक हम ऊपर नहीं पहुँचे हैं? नहीं, ऊपर नहीं। अच्छा मुझे ये भी मैं पूछूंगा कि आपके यहाँ ये अभी ड्रम स्टोर चीज़ें भरी हुई हैं, कितना डेली का यहाँ पर पल्प तैयार हो रहा है, कितना बाहर निकल रहा है? आलमोस्ट तकरीबन मैं आपको कैलकुलेटिव फिगर बताऊँ तो 5000 मन डेली माल यहाँ पे आ रहा है। आम? तो 5000 मन आम क्रश हो रहा है। मीन्स अगर टनों में बात करें तो 200 टन आम आ रहा है और 100 टन पल्प उसकी निकल रही है। अच्छा, एक मन में से कितना पल्प निकल रहा है?
एक मन में से तकरीबन आलमोस्ट मैंगो चौसा की बात करें तो 22 kg। एक मन में से 22 kg चौंसे का। अच्छा, हमने बाहर भी देखा चौंसा आ रहा है, उसकी क्वालिटी को ख़ास तौर पर कैसे इंश्योर करते हैं? वो आपका काम है या जो बायर बैठा है वो अपनी मर्ज़ी के साथ ले रहा है, जैसा भी आम है सिर्फ आपने उसका पल्प निकाल के उसको हवाले कर दिया? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी क्वालिटी को 100% हम ही इंश्योर करते हैं। अच्छा, जो क्वालिटेटिव फ्रूट होगा वो यहाँ पे चलेगा, जो क्वालिटेटिव नहीं होगा वो वेस्ट में चला जाएगा। ये फैसला वो खुद कंपनीज करती हैं? नहीं, ये फैसला हम करते हैं। आप करते हैं? मतलब उन्होंने जो आपको आम दिया है उसमें सिलेक्शन आपने करनी है? एग्रीमेंट में क्लियर वाज़ेह है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के पैरामीटर पूरे करेगा वही फ्रूट चलेगा। अच्छा, वो चलेगा। ये बिल्कुल बेहतर, यानी उनकी मर्ज़ी नहीं होगी कि अगर वो C-D कैटेगरी का कोई आम कहीं से उठा के ले आते हैं तो यहाँ उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये बना था उस वक्त इसका ट्रेंड ज़रा कम था लोगों के जहन में पल्प के हवाले से, अब क्या सूरत हाल है और इसकी किसी और इसकी अपग्रेडेशन के हवाले से, इसके एक्सटेंशन के हवाले से कितनी डिमांड मौजूद है? देखिए जी, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 8000 टन के ऑर्डर्स हैं, जो कि मेरी मशीन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ऑर्डर कंप्लाई कर सकूँ। इट मीन्स कि हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर है। अगर इस तरह के एक प्लांट और भी लग जाए यहाँ पर तो हम इजीली उसको भी 100% कैपेसिटी में चला देंगे। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि कौन कौन सी किस्म का आम जो है वो यहाँ पर और किन किन इलाकों से यहाँ पर आपके पास आ रहा है? सिंध से लेके तकरीबन मुल्तान तक जितने भी एरियाज़ हैं तमाम का माल यहाँ पे आया है, मैंगो आया है। चौसा, रटोल, लंगड़ा, बुशहरी और देसी, तो सब यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है? सब प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये आप टोटली खुद चला रहे हैं या गवर्नमेंट आपको कोई फंडिंग कर रही है इसके हवाले से? ये सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है, बल्कि ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। हमारी गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, उल्टा हम हर साल गवर्नमेंट को प्रॉफिट देते हैं। अच्छा, मोहित भाई ये भी बताइएगा, क्या आप जो ग्रोअर्स हैं उनकी कोई एसोसिएशंस, आपने कोई कमेटियाँ, कोई जैसे एसोसिएशन होती है, कोई उस तरह की कोई डिज़ाइन की है? बिल्कुल जी, इस वक्त जितना भी आप बाहर मैंगो देख के आए हैं, ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका मैंगो चल रहा है और तमाम ये रजिस्टर्ड ग्रोअर से आ रहा है। अच्छा, जो ग्रोअर आपके पास रजिस्टर होगा उसका आम आएगा? बिल्कुल, जो हमारे पास नहीं, जो उस कंपनी के पास रजिस्टर्ड होगा, और ये कोलैबोरेशन है हमारी और उस कंपनी की। अच्छा, तो आपने जितने भी बायर्स हैं आपने उनको यहाँ पर बिठाया है? बिल्कुल, यहाँ पे बैठाया है। अच्छा, तो वो फिर किस तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं लोगों को? मैंगो परचेज़ करते हैं उनके साथ। देखें जी, जब एक ग्रोअर मंडी में जाता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका खर्चा एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। वो पेटी लगाता है, रद्दी लगाता है, तकरीबन एवरेज 400 रुपये पर मंथ ज़्यादा खर्चा है बनिस्बत इस एग्रो फूड पे प्रोवाइड करने के। यहाँ पर आपने बाहर देखा है कि कच्चा फ्रूट आ रहा है और खुला आ रहा है, जिससे उसे 400 रुपये मन की कॉस्ट सेव हो जाती है। मंडी का कमीशन से जान छूट जाती है, मंडी के आड़ती की ब्लैक मेलिंग से जान छूट जाती है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़ाहिरी बात है आम है हमारे पास, लेकिन जो सिट्रस है उसकी भी एक बड़ी हमारे पास मार्केट, ख़ास तौर पे कहें कि बागबानी के हवाले से तो बागात मौजूद हैं, क्या उसका भी प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है पल्प के हवाले से? यहाँ पे सिट्रस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और मतलब सिट्रस को ग्रेडिंग और पॉलिशिंग कर रहे हैं हम, लेकिन सिट्रस की पल्प नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, सिट्रस की पल्प नहीं निकाल रहे, बिल्कुल ठीक है। मोहित भाई जैसे बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर यहाँ पर जो आम यहाँ से आ रहा है और वो यहाँ पर जो कंपनीज़ मौजूद हैं वो उसको यहाँ से ख़रीद रही हैं, उसके बाद यहाँ से पल्प बन रहा है। मैं आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस स्ट्रक्चर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, यहीं पर ही आपको ऐसे यूनिट देने के लिए कि यहाँ से ही जूसेस, चीज़ें उस तरह की कोई आप भी तैयार कर रहे हो, तो कुछ ऐसा कोई हो सकता है? आपकी कोई बात, कोई आइडिया, कोई फ्लोट? बिल्कुल जी, हमने गवर्नमेंट से शेयर किए हुए अपने तमाम प्रोजेक्ट्स। होपफुली कुछ ना कुछ अगले साल आपको बेहतरी नज़र आएगी। किस तरह के? मतलब कि हो सकता है कि एक और प्रोडक्शन लाइन मिल जाए हमें कैपेसिटी, जिसके लिए ग्रोअर को फ़ायदा होगा, वैल्यू एडिशन मज़ीद कर सकेंगे। इस साल हमने तकरीबन 3.5 लाख मन आम क्रश किया है। अगर दूसरी लाइन लग जाए तो हम ये क्वांटिटी डबल कर देंगे, जो कि 6.5 लाख मन पे पहुँच जाएगी। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल मोइस साहब जैसे बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर
कि आने वाले सालों में जो है वो इसमें मज़ीद बेहतरी होगी। आज के प्रोग्राम में हमने यही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की कि ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, वैल्यू एडिशन के हवाले से आम कैसे आ रहा है, क्या बन रहा है पाकिस्तान में, क्या बनना चाहिए, कितना प्रॉफिटेबल है, ये तमाम चीज़ें। मुझे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी हम आपको तंग करते हैं बल्कि एक लैक ऑफ टाइम आपके पास, और ख़ास तौर पर यहाँ जो गर्मी है प्लांट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, मौसम ही ऐसा है। और जब आप आम के बाग में जाएँ, आप किसी पैकिंग उसमें यूनिट में जाएं या पल्प के यूनिट में जाएं, तो ये हाल होता है जो मेरा है या जो मुईद भाई का है। पसीना बहुत ज़्यादा होता है और मेरी जो टीम है अल्टीमेटली उसका भी यही सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि वैल्यू एडिशन और इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।